क्या अच्छा ठीक है, फाइनल अकाउंट पढ़ा चुके हैं, उसका रिवीजन अभी फिर से चालू हो रहा है। ठीक है, रिवीजन में क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हम फाइनल अकाउंट का जो है जो हम नहीं बताए थे वो रिवीजन के थ्रू हम बता देंगे। रिवीजन में क्या होगा, पूरा चैप्टर जितना भी है हम लोग शुरू से मतलब कि ऐसा समझाएंगे रिवीजन में जो एकदम नहीं भी पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट वो दोबारा समझ जाएगा। वो करने के साथ साथ कुछ सम्स भी हम लोग करेंगे सॉल्व, प्लस इसका जितना सारा थ्योरी हो सकता है और जितना सारा एमसीक्यू हो सकता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का 24 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, तो जितना सारा एमसीक्यू भी हो सकता है वो भी हम लोग क्या करेंगे रिवीजन में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हम नॉर्मली बताए थे कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, ये तो मेरे पास फोटो ही है तो फोटो ही में हम सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं। जर्नल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जितने मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सारा का क्या करते हैं हम लोग हिसाब किताब लिखते हैं कि किसको कितना रेंट दिए, किसको कितना सैलरी दिए। जर्नल में हम लोग यही सब ना सीखे थे कि कितना सैलरी दिए, कितना वेजेस दिए, किसको कितना रेंट दिए, क्या परचेस किए, क्या सेल किए, मतलब बिजनेस का जितना भी ट्रांजैक्शन है, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सारा हिसाब किताब का ट्रांजैक्शन हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल मेरा बन गया, ठीक है। जर्नल बनने के बाद मान के चलो कि ना हमको पता करना है कि सिर्फ मेरा परचेस कितना हुआ, सिर्फ मेरा सेल कितना हुआ, ठीक है, सिर्फ मेरा कैश का क्या ट्रांजैक्शन हुआ। पर्टिकुलर एक अकाउंट का अगर हमको ट्रांजैक्शन पता करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए लेजर बनाते हैं। मान लो कि हम लोग जर्नल बनाए, जर्नल में एक साल का जर्नल बना जिसमें परचेस सेल उल सबको तो हम लोग अलग करके लिखते नहीं, सब एक साथ जो आ रहा है लिखते जा रहे हैं। पर अचानक से एक साल बाद मेरा दिमाग में आया, मेरा मालिक हमसे पूछ लिया कि तुम बताओ सिर्फ तुम सेल कितना का किए हो, तुम बताओ सिर्फ कैश कितना पड़ा है, तुम बताओ सिर्फ परचेस कितना हुआ है, तो तुम क्या करोगे, एक साल तक जर्नल देखोगे कि नहीं इधर ये डेट में परचेस फिर ये डेट में परचेस, ये हमको बार बार देखना ना पड़े। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक परचेस का, पर्टिकुलर एक सेल का, पर्टिकुलर एक कैश का, या किसी भी अकाउंट को हम लोग पर्टिकुलर क्या कर लेते हैं, एक तो अकाउंट बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे जर्नल। जर्नल बन जाने के बाद हम लोग क्लासीफाई किस में करते हैं, ये थोड़ा बड़ा होगा क्या, बड़ा कैसे किए थे, हाँ पूरा डिलीट कर दिए क्या, एक तो आ गया, इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा में हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं किस में, तो लेजर में। क्लासीफाई किस में करते हैं, तो लेजर में क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद क्या क्या आ रहा है, ये क्लासीफाई किस में करेंगे, तो लेजर में करेंगे। मतलब जर्नल में जितने मेरा बिजनेस का हिसाब किताब है सब कुछ लिख देंगे। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है कि मेरा एक साल का जर्नल में सारा कुछ मतलब कि खिचड़ी बना हुआ है, परचेस सेल वेजेस सैलरी कैश सब कुछ लिखा हुआ है, हमको सिर्फ परचेस का पता करना है, सिर्फ सैलरी का पता करना है, सिर्फ सेल्स का पता करना है, तो उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। पहले हम लोग जर्नल बनाए किस में, रिकॉर्डिंग स्टेज में। दूसरा हम लोग क्लासीफाई स्टेज में क्या बनाते हैं, लेजर। तीसरा स्टेज में हम लोग समराइजिंग स्टेज में बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस और क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। मतलब सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाए, जर्नल बन गया, जर्नल के बाद क्या बनाएंगे, लेजर बनाए, लेजर बन गया, लेजर के बाद क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस को देख के ही हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इसीलिए अभी हम लोग कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, क्यों, क्योंकि जर्नल लेजर बनने के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ट्रायल बैलेंस को देख के क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को नॉर्मल जानना है कि फाइनल अकाउंट होता क्या है, बनाते क्यों है, ठीक है। तो नॉर्मली सुनो, अगर हम लोग जर्नल बनाते हैं तो बिजनेस का कितना ट्रांजेक्शन हुआ हमको ये पता चलेगा। लेजर ही बनाते तो हमको पर्टिकुलर क्या ट्रांजैक्शन हुआ हमको ये पता चल जाएगा, पर्टिकुलर एक अकाउंट का। ट्रायल बैलेंस में भी हमको, ट्रायल बैलेंस में हम लोग को ये पता चलता है कि मेरा एक्यूरेसी है कि नहीं, कि जो हम जनरल लेजर बनाए हैं वो सही बनाया है कि नहीं, हम लोग ट्रायल बैलेंस देख के बता देते हैं। पर हम लोग को बिजनेस का हम लोग हिसाब किताब रखते हैं, मेन किस लिए लिखते हैं कि बिजनेस में मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है,
तो ये सब बात हमको कौन बताए, कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, कितना लॉस हो रहा है, चाहे मेरे पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है। मेन मेरा मकसद क्या रहता है बिजनेस में, कोई भी चीज़ का अगर हम लोग हिसाब किताब कर रहे हैं तो मेरा मेन मोटिव क्या रहता है हिसाब किताब करने का, कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, कितना लॉस हो रहा है, चाहे मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टी, यही सब ना पता करने, चाहे मेरे पास क्या क्या कर्जा बचा है। ठीक है, कर्जा मतलब लायबिलिटी क्या क्या है, प्रॉपर्टी मतलब मेरे पास क्या क्या एसेट्स है, अब मेरा कितना इनकम हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये सब ना पता करने के लिए हम लोग बिजनेस कर हिसाब किताब रखते हैं ना। तो ये सब पता किस में चलेगा, तो ये सब पता हम लोग को किस में चलता है, फाइनल अकाउंट में। किस में पता चलेगा, फाइनल अकाउंट में। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं क्यों है, हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, आधा घंटा बाद। ठीक है, तो हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों, देखो मेन अकाउंटिंग क्या रहता है मालूम, मेन एजेंडा मेरा रहता है अकाउंट करने का, लास्ट में ऑब्जेक्टिव रहता है क्या करने के लिए, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। सर जनरल लेजर ना, बिना जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का तो फाइनल अकाउंट बनना पॉसिबल ही नहीं। अगर हम फाइनल अकाउंट बोल देते तो इसका मतलब समझ जाओ कि जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस की बात बोल दे रहा है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव रहता है ना, हम लोग जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस सब क्यों बनाते हैं कि हम लोग लास्ट में हम लोग क्या बना सके, फाइनल अकाउंट। तो मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये अकाउंट्स करने के लिए रहता है कि वाई वी डू अकाउंटिंग, हम लोग अकाउंट्स असल में करते क्यों है, तो किस लिए, टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जिसको हम लोग बोलते हैं, किस लिए हम लोग अकाउंट्स करते हैं, फाइनली अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट क्यों करते हैं, फाइनल अकाउंट से हम लोग को क्या मिलता है, टू अ सर्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या रिजल्ट एंड टू अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है, ये दोनों ही मेरा सेम होता है। और फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट में हम लोग क्या पता चलता है, फाइनेंशियल रिजल्ट में हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमको पता चलता है कि मेरा कितना प्रॉफिट में बिजनेस है कि कितना लॉस में। हम जो एक साल तक हिसाब किताब किए, सारा मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में, ये हमको पता चलता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमको इससे पता चलता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अगर तुमसे कोई पूछता है ना कि तुम्हारा फाइनल अकाउंट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता, मतलब कि सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही नहीं बनाते, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है कि बिजनेस का पता करने के लिए, मतलब तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में, पहले ये हमको बताओ। इसका मतलब हो गया फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या रिजल्ट। यार तुमसे कोई पूछे तुम्हारा बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या या रिजल्ट क्या है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हारा बिजनेस का प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो ट्रेडिंग बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो उससे हम लोग क्या पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और एक तो क्या, किस लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, बचा क्या, बैलेंस शीट। क्या बचा, बैलेंस शीट से हम लोग को पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन। क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन, कि मेरा बिजनेस में तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, ये तो हमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिजल्ट से हमको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से हमको पता चल गया। पर मेरा बिजनेस का पोजीशन क्या, मतलब मेरा कितना एसेट एंड लायबिलिटी है, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ये हमको पता चलेगा किससे, बैलेंस शीट से, मतलब मेरा फाइनेंशियल पोजीशन से। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों मेरा क्या, अकाउंटिंग है, ये दोनों मेरा क्या, अकाउंटिंग है। पर बैलेंस शीट जो है ना, मेरा अकाउंट नहीं है, वो मेरा क्या, एक स्टेटमेंट है कि मेरे पास कितना एसेट है, क्या लायबिलिटी है, एक स्टेटमेंट बना के हम लोग देते हैं, इसका अकाउंटिंग नहीं करते। ये स्टेटमेंट हर ईयर मेरा कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। अकाउंट्स भले मेरा हिसाब किताब चेंज होते रहेगा, पर जो मेरा एसेट हर ईयर कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा, इसीलिए मेरा क्या, अकाउंट्स नहीं, मेरा क्या है, स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला बात हम लोग अकाउंटिंग बनाते क्यों है, तो मेन मेरा एजेंडा रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है फाइनल अकाउंट बनाने का, कि हमको क्या पता करना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जिसमें से हम लोग को पता चलता है कि बिजनेस मेरा प्रॉफिट कमा रहा है या कि लॉस कर रहा है। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, कि मेरा बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमको मेरा एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। इसमें अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं कि कितना कमाया है, कितना कमाया है। और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें अगर हम लोग हिंदी में बोलते हैं कितना बनाया है, मतलब कितना कमाया कितना बनाया, मतलब क्या क्या मेरा एसेट एंड लायबिलिटी हम बनाए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना कमाए हैं, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मल फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग का क्वेश्चन था कि हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते, तो पहले हम लोग क्वेश्चन का आंसर कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। फाइनल अकाउंट से हम लोग को क्या मिलता है, फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट से हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलते हैं, और एक बैलेंस शीट मिलता है, जिससे हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, कितना मेरा एसेट है, कितना मेरा लायबिलिटी है। इसमें क्या रहता है, वही रहता है ना, लायबिलिटी एंड एसेट्स, जितना लायबिलिटी एंड एसेट रहता है यही ना बैलेंस शीट में था, हम लोग पहले कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है। अब आंसर कि ये चीज़ हम लोग क्यों बनाते हैं, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग क्यों निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं। हम लोग फाइनल अकाउंट बोलने का मेरा मोटिव क्या रहता है, बताए थे ना, हम लोग फाइनल अकाउंट किसको देते हैं, यूजर्स लोग को। किसको देते हैं, यूजर्स लोग को। फाइनल अकाउंट हम लोग ये जो बनाते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड
फाइनेंशियल पोजीशन किसके लिए बनाते हैं? फॉर द यूजर्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हम डेफिनेशन में भी बताए थे कि हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग को यूज़र लोग को क्या करना है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता करना है। यूज़र्स कौन हो गया? मान लो किसी अगर हमको लोन चाहिए, या कोई मेरा सप्लायर, किसी हमको क्रेडिट में माल चाहिए, या किसी हमको इन्वेस्टर चाहिए जो मेरा बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो ये सारा चीज़ मेरा मुंह देख के नहीं करेगा। क्या देख के करेगा? मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। इसलिए ये हमको बनाना कंपलसरी है कि हमको ये बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे पास जो मेरा इन्वेस्ट करेगा, जो मेरा यूजर्स है, यूजर्स को हम लोग स्टेक होल्डर भी बोलते हैं, जो मेरा बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट ले रहा मतलब कि अगर लोन देना चाह रहा है, चाहे हमको उधार देना चाह रहा है, चाहे मेरा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, चाहे मेरा बिजनेस में कोई जॉब भी करना चाह रहा है, तो सबसे पहले जो ये सब बड़ा लेवल का काम होता है ना, मेरा बिजनेस का ना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कि कितना कमा रहा है इसका बिजनेस, चाहे इसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मान के जो ना हमको कमाई दिखा दिए, कितना 100 करोड़ हम कमाई दिखा दिए, ठीक है, तुम ना तुरंत बोलोगे ना इसका 100 करोड़ कमाई है, 100 करोड़ कमाई है, इसका तुरंत इसका हम लोग इन्वेस्ट कर दे, चाहे इसको उधार में दे, चाहे इसको लोन में दे दे। सिर्फ फाइनल अकाउंट इसके बदौलत नहीं है। मान लो 100 करोड़ तुम्हारा, मान लो इसको पता चला कि 100 करोड़ का प्रॉफिट में है, मान लो कहीं यहाँ ये दे दिया कि लायबिलिटी में क्या है मेरा 500 करोड़ का क्या है लायबिलिटीज है। अब तुम लोग उधार नहीं दोगे, जानोगे प्रॉफिट में बिजनेस, फिर भी तुम लोग नहीं दोगे। क्यों बोलो तो? क्योंकि तुम लोग दो चीज़ का यूज़ कर रहे हो। एक तो उसका तुम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लिए कि हाँ 100 करोड़ कमा रहा, चलो भैया ठीक है, पर उधर देख के डिसीजन लेता तुरंत तुम लोग इन्वेस्ट कर देते या तुरंत लोन देते, पर वहीं तक नहीं देखना, उसको हमको फाइनल पोजीशन भी देखना है। तो दोनों ही मेरे लिए मैटर करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी और फाइनेंशियल पोजीशन भी। अब मान लो कि कमा रहा है 100 करोड़ पर उसका लायबिलिटी कितना है 500 करोड़, समझ रहे हो? तो तुम प्रॉफिट देके तुम नहीं ना जाओगे, तुम देखोगे लायबिलिटी भी है, मतलब कि इसका तो ज़्यादातर कर्जा ही में बिजनेस डूबा हुआ है। तो इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे तुम्हारा कर्जा देने के लिए तुम क्या करोगे? सोचोगे। कर्जा देने में तो और नहीं देगा, कर्जा इसी पर 100 करोड़ का और नहीं दे पाएगा। तो इसके ऊपर सिर्फ यूजर्स लोग डिपेंड नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं है, मतलब कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड है। फाइनल अकाउंट का जो फेवरेट MCQ है कि फाइनल अकाउंट से हमसे क्या पता चलता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, ये तुम्हारा हेडिंग में देगा, ये आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो ये पूछता है, तो अब हम लोग ये क्यों बनाते हैं परफॉर्मेंस? तो समझ में आया, यूजर्स लोग के लिए। सर यूजर्स लोग कौन होता है? यूजर लोग ऐसा पर्सन रहता है जो मेरा फाइनल अकाउंट को देख के डिसीजन लेता है क्या करना है, इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, चाहे उधार दे कि ना दे, लोन दे कि ना दे। तो स्टेक होल्डर्स आर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है? यूजर्स है, हु टेक्स देयर इकोनॉमिक, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मनी, इकोनॉमिकली मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मनी डिसीजन थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि ये लोग क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये लोग क्या है? यूजर्स है, जिसको देख के ये लोग डिसीजन लेता है इकोनॉमी की पैसा इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। तो नॉर्मल सा फिर से एक बार बता रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग करते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। फाइनल अकाउंट से हम लोग क्या पता चलता है? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि क्या मेरा पास एसेट एंड लायबिलिटी है। हिंदी में वो तो कितना कमाया है फाइनेंशियल परफॉर्मेशन, और पोजीशन का मतलब कितना बनाया है, ठीक है। तो ये सब किस लिए करते हैं? हम लोग यूजर्स के लिए करते हैं। अब आ जाओ यहाँ, जब हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, हम लोग का फाइनेंशियल ईयर हम पहले भी बता चुके थे, तुम लोग को फिर से बता दे रहे। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है। नॉर्मली कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 मार्च तक, उसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। पर जो हम लोग कॉमर्स लाइन का जो है, हम लोग जो कॉमर्स लाइन का जो है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा? फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, प्रीवियस ईयर, एक 3 ही नाम है। फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, बहुत जन का दिमाग में नॉर्मली तो कैजुअली यूज़ होता है फाइनेंशियल ईयर, पर इसका नाम और भी है अकाउंटिंग ईयर। और टैक्स में जो यूज़ किया था प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब टैक्स में ये नहीं कि पीछे का ईयर, करेंट ईयर, ठीक है। हम टैक्स जो पढ़ा उसको बताए होंगे, प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं होता कि पीछे का साल, मतलब कि आज 2023 और 2022 नहीं। टैक्स में बोला गया प्रीवियस ईयर को करेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर मतलब जो साल नेक्स्ट ईयर जो तुम टैक्स जिस दिन दोगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल से मेरा क्या होता है? स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। ये हम तुम लोग को डेट क्यों बता रहे हैं? जो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, फाइनल अकाउंट बनाते हैं हमेशा ईयर एंड में बनाते हैं, हमेशा ईयर एंड में बनाते हैं। मतलब कि कोई भी हिसाब किताब हो, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जिसको हम लोग हिंदी में नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, किसी भी बिजनेस का बुक्स ऑफ जो अकाउंट जो है, जो हिसाब किताब है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को क्लोज होगा। मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि कोई बिजनेस स्टार्ट ही किया जनवरी से, तो कब अपना हिसाब किताब ख़त्म करेगा? उसको मार्च में ही क्लोज करना पड़ेगा। मतलब यही रूल है कि 1 अप्रैल को स्टार्ट करना है
अब फर्स्ट अप्रैल जब मान लो तुम कुछ और दिन स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट किसी भी दिन करो, पर हिसाब किताब हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। मान लो तुम्हारा अप्रैल में बिजनेस था ही नहीं, मई जून में था, तो मई जून से स्टार्ट करेंगे, पर क्लोज हम एक साल 31 मार्च को ही करेंगे, 31 मार्च को ही करेंगे। चाहे तुम अप्रैल से तुम जनवरी में करो, फरवरी में करो, जनवरी फरवरी में करोगे तो भी मार्च में क्लोज कर देंगे, अप्रैल से करोगे तो भी मार्च में क्लोज कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि जनवरी से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट ईयर का मार्च में क्लोज करेंगे, नहीं, उसी ईयर का मार्च में क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 9 नवंबर को है तो 9 नवंबर के तो नेक्स्ट ईयर का 9 नवंबर में नहीं जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट ईयर का जैसे 31 मार्च आना, चाहे जितना भी महीना हो हमको ईयर में क्लोज करना पड़ेगा। मतलब कि मेरा जितना भी हम हिसाब किताब है 31 मार्च को हमको क्लोज करना ही पड़ेगा। और उसके बाद से 1 अप्रैल से हम लोग नया हिसाब किताब लिखना चलेंगे। मान लो जनवरी से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, 31 मार्च को उसको मेरा हिसाब मतलब उस ईयर को क्लोज कर देना पड़ेगा। अब फिर हम नया हिसाब हमको 1 अप्रैल से फिर नया हिसाब करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब रूल यही है कि तुम 1 अप्रैल से लेके स्टार्ट करो, तुम कभी भी स्टार्ट करो 1 अप्रैल से, मतलब कि स्टार्टिंग डेट नॉर्मली 1 अप्रैल है, अब क्लोज कब हो जाएगा तुम्हारा 31। तो यहाँ से पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च कैलकुलेशन करोगे तो 1 ईयर मेरा हो जाएगा, 1 ईयर मेरा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2021 है, 1 अप्रैल 2021 को कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसका क्लोज कब होगा 31 मार्च को। तो अप्रैल से दिसंबर तो 21 खत्म, फिर जनवरी फरवरी मार्च आते आते क्या हो जाएगा 22। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना फाइनेंशियल ईयर 2021 2022 ईयर 2 दिए हैं पर है एक्चुअल में 1। क्यों बोलो तो क्योंकि जो 2021 में स्टार्ट हो रहा है ना वह 2022 में क्या हो रहा है क्लोज हो रहा है। 2 ईयर नहीं है, ईयर एक ही है, पर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा कि अप्रैल से स्टार्ट होकर क्लोज कब हो रहा है 1 अप्रैल 31 मार्च को। ठीक है, तो एवरी ईयर एंड में हमको मतलब जब मेरा अकाउंट क्लोज हो रहा है हमको क्या करना पड़ेगा, मेरा अकाउंट क्लोज करना ही पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट हमको क्या करना पड़ेगा क्लोज करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 31 को क्या कर देते हैं क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप करते हैं ना कि फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 जैसे का जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, मतलब कि 1 साल का जितना जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, जनरल लेजर करके ट्रायल बैलेंस करके हम 1 साल का पूरा हिसाब किताब लिख देंगे। 1 साल पूरा हम जनरल लेजर करेंगे। ट्रायल बैलेंस तो मेरा जब मन तब बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस कैन प्रिपेयर एनी डेट, कभी भी हम बना सकते हैं, पर फाइनल अकाउंट कैन प्रिपेयर एनी डेट नहीं है, 31 मार्च तक का इसमें हिसाब हमको क्लोज करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साल भर जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस हम लोग हिसाब किताब लिखेंगे, साल भर हिसाब किताब। जनरल लेजर मतलब साल भर चलेगा, सिर्फ एक बार फाइनल अकाउंट बनेगा कब, सेकेंड फाइनल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एट द ईयर एंड 31 मार्च। ठीक है, अब ये मत सोचना कि एवरी मंथ हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, नहीं, एवरी डे एवरी आवर हम लोग जनरल लेजर बना सकते हैं, पर फाइनल अकाउंट हमेशा साल में एक बार, वो भी 31 मार्च को ईयर एंड तक का हिसाब हम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट हम लोग साल में एक बार बनाते हैं, मतलब जनरल लेजर हम लोग साल भर तक हिसाब किताब रखते हैं, जनरल लेजर में हम लोग साल भर तक हिसाब किताब करेंगे। साल एंड में एक बार में हम लोग क्या बनाएंगे, सारा हिसाब किताब से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, चाहे मेरे पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, हम लोग क्या बनाएंगे फाइनल अकाउंट में हम लोग वो चीज़ देख लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं, फाइनल अकाउंट का एक और नाम है। थर्ड क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट मेरा बन गया, बन के रेडी हो गया, उसके बाद ना हम लोग को ना रियल वर्ल्ड में ना इट इज़ ऑडिटेड बाय CA। तुम कुछ भी फाइनल अकाउंट बना दोगे ना, माना नहीं जाएगा, तुम्हारा फाइनल अकाउंट को हम मानेंगे नहीं जब तक उसको CA ऑडिट करके उसको कंफर्म ना कर दे, अपना साइन मार के कंफर्म ना कर दे कि नहीं ये फाइनल अकाउंट सही बना है। मान लो तुम फाइनल अकाउंट अपने बिजनेस का अकाउंटेंट से बना के तुम चाह रहे हो कि हम दे दे, चाह रहे कि हम इन्फॉर्मेशन दे दे, चाहे मेरा यही है, तो ये माना नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ तुम्हारा हिसाब को बिलीव नहीं करता है जब तक CA एक बार देख के कंफर्म नहीं करेगा, ऑडिट नहीं, ऑडिट का मतलब कि सही है कि गलत है चेक करके नहीं बताएगा, तब तक तुम्हारा अकाउंट को वेरीफाइड फाइनल अकाउंट को नहीं माना जाएगा। तो CA क्या करेगा, ऑडिट करेगा, कंफर्म दे देगा कि हाँ ये फाइनल अकाउंट जो बना है बिजनेस को सब चेक करके सही बना है, तो जाके ये चीज़ माना जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, या तो हम चाहेंगे तो उसका फाइनल अकाउंट जब ऑडिट कर दिया, CA बना दिया, या तो हम इन्फॉर्मेशन दें, या तो उसको हम लोग को और क्या काम करना, ये तो कंपलसरी करना पड़ेगा। फोर्थ क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो मार्च तक का तो हिसाब है, जरूरी नहीं कि मार्च तक का हिसाब हम मार्च में ही सब कर दे, मार्च तक का हिसाब तो हम सब लेके बैठेंगे ना, जनरल लेजर जनवरी से मार्च तक का, उसमें क्या कैलकुलेशन है, क्या ऐड करना है, क्या करना है, कैसे बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। हिसाब करेंगे हम 31 मार्च तक ही, जरूरी नहीं 31 मार्च को ही कर देंगे, उसको करते करते ये सारा प्रोसेस करते करते कितना सितंबर 20 चला जाता है, मतलब सितंबर लग जाता है। मतलब कि 2021 का जो मार्च में जो मेरा 2022 का जो मेरा मार्च में जितना हिसाब किताब है ना,
उतना दूर तक का हिसाब किताब करते 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 मेरा सितंबर चल जाता है। सीए से पहले हिसाब किताब करेंगे, 1-2 महीना उसमें लगेगा, साल भर का हिसाब किताब करने में, फिर सीए से ऑडिट कराएंगे, तो ये सब करते करते कितना टाइम लग जाता है, सितंबर 20 तक पहुँच जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक हो गया, सितंबर 20 तक चले जाते हैं। फाइनल अकाउंट का नॉर्मल जो हम डेफिनेशन बताए थे वही दिया हुआ है। फाइनल अकाउंट कुछ नहीं है, फाइनल अकाउंट है स्टेटमेंट है, 8 समराइज स्टेट, मतलब कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइड, थर्ड स्टेट क्या होता है, समराइज स्टेज में आता है। ठीक, स्टेटमेंट और रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस एंटिटी बताता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसको देने के लिए, स्टेक होल्डर्स को देने के लिए। ठीक है, किसमें, तो एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाने के लिए देता है। ठीक है, उसके बाद इसका फोटो निकालो, क्या क्या ये आ जा रहा है ना, हमको समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अप डाउन नहीं होता है क्या, ठीक है। सुनो, नॉर्मली फाइनल अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं 3 तरह का बिजनेस का बनता है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें ऑनर सिंगल रहता है, एक पार्टनरशिप, एक कंपनी। ठीक है, अभी जो हम लोग का सिलेबस में कौन सा बिजनेस का है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि एक बिजनेस का जो सिंगल ऑनर है, खुद से बिजनेस चला रहा है। ठीक है, खुद से बिजनेस चला रहा है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप पे आपको देखना पड़ता है, 2 तरह का वो बिजनेस करता है, 2 तरह का वो बिजनेस करता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है या तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि वो खुद से प्रोडक्ट को बनाएगा फिर बेचेगा, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि वो प्रोडक्ट बाहर से खरीदेगा फिर बेचेगा। हम लोग जो सिलेबस में है वो क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें क्या क्या बनता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ हम लोग को सीखना है, 3 चीज़ हम लोग को सीखना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या सीखना है, बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट का हम लोग इंडिविजुअली फॉर्मेट बनाएंगे, कौन चीज़ कहाँ जाएगा उसको हम लोग को पूरा सीखना है। ठीक है, तो मान लो बेसिक थीम क्या है, ट्रायल बैलेंस, जैसे कि हम लिखवाए थे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम हम लोग को फाइनल अकाउंट में डालना है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आता है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल, इसमें तो और धुंधला धुंधला दिख रहा है, इनकम है। तुम लोग बुक रखे हो ना, बुक तो कम से कम एटलीस्ट निकाल के रखो, तुम लोग बुक निकाल के रखो, तो बुक सामने निकाल के रखो। बुक नहीं लाई हो, नहीं नहीं निकाल के रखो ना। बुक में दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या रहता है हम लोग को, ट्रायल बैलेंस में एसेट भी आता है, ट्रायल बैलेंस में लायबिलिटी भी आता है, ट्रायल बैलेंस में कैपिटल भी आता है, ट्रायल बैलेंस में इनकम केस भी आता है, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस लॉसेस भी आता है। ये सारा चीज़ आता है। तो इस सारा चीज़ को कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, कौन ट्रेडिंग में जाएगा, कौन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं, जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस दिया, जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सारा चीज़ को हम लोग किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकम है, इनकम एक्सपेंसेस को सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग को क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, ग्रॉस प्रॉफिट निकला, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बना, क्या मिला, नेट प्रॉफिट। पहला काम हम लोग ये करते हैं। नेट प्रॉफिट जो आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग कैपिटल में क्या कर देते हैं, जाके ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट, ये तीनों किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का। किसका पार्ट है, बैलेंस है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट निकल जाने के बाद इस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कैपिटल कुछ नहीं, लायबिलिटी में ही रहता है कैपिटल। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एसेट, लायबिलिटी। स्टेप 3 हम लोग ये तीनों चीज़ें क्या बनता है, बैलेंस शीट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट बना देते हैं। अब बैलेंस शीट में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में क्या करते हैं, दोनों चीज़ क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए। दोनों चीज़ क्या हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जितना भी इनकम और एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, इनकम और एक्सपेंस। एसेट लायबिलिटी आता है क्या, वो तो बैलेंस शीट में आता है। तो जितना भी मेरा इनकम और एक्सपेंस है सारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। हम लोग को लास्ट में नेट प्रॉफिट जो मिल जाता है, नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट का कैपिटल में ऐड कर दें। फिर बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, एसेट एंड लायबिलिटी जो है बैलेंस शीट में लिख देंगे। लिख करके क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट क्या हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए।
अच्छा, क्वेश्चन में ना जो हम लोग क्वेश्चन दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस का जो हम लोग क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें दो चीज़ रहेगा। दो चीज़ बोले मतलब क्या क्या रहेगा? एक तो ट्रायल बैलेंस रहेगा, जैसे नॉर्मली एक बॉक्स बना रहेगा, बॉक्स में जितना चीज़ रहेगा वो हम लोग को क्या रहेगा? ट्रायल बैलेंस रहेगा। और नीचे जो रहेगा क्या रहेगा मेरा? एडजस्टमेंट। क्या रहेगा? एडजस्टमेंट। कैसा रहता है तुम लोग देख चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। एक तो बॉक्स में मेरा ट्रायल बैलेंस रहेगा, नीचे क्या रहेगा? एडजस्टमेंट, ठीक है। ऐसे हम लोग को नॉर्मल है, एडजस्टमेंट नहीं लिखा रहा तो इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्वेश्चन हम लोग का ऐसा दिया रहेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस का जो चीज़ रहेगा, ट्रायल बैलेंस में जितना भी आइटम्स रहेगा उसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, मतलब कितने बार पुट करेंगे, सॉरी कितने बार पुट करेंगे? 1 बार। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ रहेगा, जो भी अकाउंट्स रहेगा, जो भी आइटम्स रहेगा, हमको कितना बार पुट करना है? सिर्फ 1 बार प्लेस करते हैं। पर एडजस्टमेंट को कितना बार प्लेस करना पड़ता है? 2 बार। रीज़न क्या है? ट्रायल बैलेंस बना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? जनरल लेजर बनाने के बाद ही ना हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मतलब मेरा जनरल लेजर बना हुआ तब हम लोग ट्रायल बैलेंस, मतलब कि मेरा हिसाब किताब सब सही है तो 1 बार खाली हम प्लेस कर देते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि इसका ट्रायल बैलेंस बना हुआ नहीं है, मतलब इसका भी अकाउंट हुआ नहीं है, इसका अकाउंट करना बाकी है, तो इसीलिए हमको इसका कितना एंट्री मानना पड़ता है? 2 एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर अकाउंट का डबल एंट्री करके तुमको दिखाना पड़ेगा, मतलब 2 एंट्री मार के, जैसे हम लोग जनरल भी करते थे डेबिट क्रेडिट, तो वही हम लोग करके दिखाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में जस्ट बिकॉज अब मेरा अकाउंटिंग सब सही है। कैसे सही है? जब जनरल लेजर बनता है तभी ना ट्रायल बैलेंस बनता है, मतलब कि मेरा अकाउंटिंग सही है तो 1 बार हम लोग सिर्फ प्लेस करके छोड़ देंगे। पर एडजस्टमेंट हम लोग कितना बार प्लेस करते हैं? एटलीस्ट 2 बार। क्यों? क्योंकि उसका अकाउंट्स अभी हुआ नहीं, उसका अकाउंट्स करना अभी बाकी है। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि जिसका अकाउंट नहीं हुआ उसको डबल एंट्री सिस्टम में 2 एंट्री मार के उसको खत्म कर देना। एटलीस्ट 2 एंट्री, एटलीस्ट बोल रहे हैं, मैक्सिमम और भी हो सकता है। मतलब एडजस्टमेंट में 2 एंट्री होता है, पर 2 एंट्री नहीं होता है, 2 से भी बेसी भी हो सकता है, 3 एंट्री भी हो सकता है। लॉस बाई फायर में हम लोग को 3 एंट्री होता है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई बताएगा ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या बताया था? ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या होता है? उससे हम लोग क्या डिफाइन जो किए थे, डेफिनेशन दिए थे। ट्रेडिंग अकाउंट से ना हम लोग को तो पहला बात ये नॉर्मल से एक चीज़ हम लोग को पता है कि हम लोग क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं ना सिर्फ गुड्स को सेल करके, ध्यान से सुनना, फिर से बोले, सिर्फ गुड्स को सेल करके, क्योंकि ये चीज़ किसी को पता नहीं है, सबका दिमाग में ही रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में हमको खाली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फैक्ट्री का लिखना है और प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस का लिखना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? लिखना क्या है वो हमको पता था, पर इसका मीनिंग क्या होता है, किस लिए बनाते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं सिर्फ गुड्स का सोल्ड करके, सिर्फ गुड्स सोल्ड करके मेरा कितना कमाई हो रहा है वो पता करने के लिए, मेरा क्या इनकम होता है वो पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुड्स को सेल करने के अलावा उसमें और भी सारा खर्चा आता है, और भी सारा मतलब क्या खर्चा आता है? मान लो कि ऑफिस का सैलरी, रेंट वगैरह, ठीक है, ये सब भी खर्चा आता है। तो ये सब खर्चा मेरा किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ट्रेडिंग में क्या जाएगा? सिर्फ गुड्स से रिलेटेड, सिर्फ गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चा लगेगा और उसको सेल करके जो प्रॉफिट होगा, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड खर्चा और इनकम हम किस में लिखेंगे? तुम्हारा ट्रेडिंग में। पर गुड्स से खर्चा छोड़ के, मतलब गुड्स को सेल करने का लिए खर्चा छोड़ के और भी सारा खर्चा होता है एक बिजनेस में। ऑफिस का सैलरी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत सारा बिजनेस में खर्चा होता है। तो दूसरा खर्चा किस में आएगा मेरा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग का फॉर्मेट बता रहे हैं। ट्रेडिंग का फॉर्मेट सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता क्या है? ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं होता है। मान के चलो कि आज कौन सा साल चल रहा है? 2023 चल रहा है। 2022 में ना हम अपना फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, ठीक है। 2022 में हम 21-22 में हम फाइनल अकाउंट बनाए होंगे। मैं ना बनाए होंगे ना तो ज़्यादा जरूरी नहीं कि जो चीज़ मान के चलो हम कोई चीज़ का गुड्स का बिजनेस करें, जो नहीं मेरा सारा बिक गया हो। हम 100 गुड्स बनाए हो, मेरा 80 बिका होगा, 20 बचे, तो 20 जो बचे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा बच गया 20 माल, उसको हम नेक्स्ट साल क्या फेंक देंगे कि बेचेंगे? तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग नेक्स्ट ईयर में लाते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। जब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। मतलब लास्ट ईयर के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वही इस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए मेरा क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक है। समझ में आया? उसके बाद एक्सपेंसेस, इसमें ना डेबिट साइड में ट्रेडिंग का जितना हो हम लोग एक्सपेंस लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में जितना हो हम लोग क्या लिखेंगे? इनकम लिखेंगे, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो। इसीलिए हम लोग बोले थे कि जो फाइनल अकाउंट जो है, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये फॉलो किसको करता है? नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट्स बोलता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो फाइनल जो ट्रेडिंग अकाउंट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, किसको फॉलो करता है? नॉमिनल अकाउंट को, क्योंकि एक्सपेंस को डेबिट करता है और इनकम को क्या करता है? क्रेडिट करता है।
चलो उसके बाद बताए थे परचेस। परचेस भी एक तरह का खर्चा ही है, ठीक है। अब मान लो कुछ हम बिक्री करना चाह रहे हैं, कुछ हम बिक्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमको मटेरियल का दरकार है ना उस चीज़ को बनाने के लिए। हम चीज़ बिक्री करना चाहिए, कुछ भी बिक्री करना चाह रहे हैं, पेन बिक्री का, तो उसका तो मटेरियल का तो हमको दरकार है ना। तो हम लोग मटेरियल जो परचेस करेंगे तो वो मेरा खर्चा में आ गया। अब परचेस से कुछ परचेस रिटर्न हुआ, चैरिटी हुआ, फ्री सैंपल हुआ, ड्राइंग्स हुआ, ये सब माइनस होता है। माइनस क्यों होता है? मान लो परचेस किए थे हम, मान लो कि 10,000 हम परचेस किए थे, जिसमें से हम 2,000 रिफंड कर दिए। 2,000 क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। तो परचेज जो हम किए थे मेरा खर्चा था, जो हम रिफंड करते हो मेरा क्या हो गया? खर्चा घट गया। रिफंड कर दिया मतलब खर्चा मेरा घट गया। तो घटने के लिए हमको माइनस करके दिखाना पड़ता है। नॉर्मली हम लोग परचेस रिटर्न को बोलते हैं कि इनकम, पर वो इनकम नहीं है। इनकम कैसे हुआ? जो चीज़ हम लिए तो वही चीज़ को हम वापस कर दिए, तो मेरा इनकम कैसे हुआ? बस ये हुआ कि मेरा जो एक्सपेंस बढ़ा हुआ था, एक्सपेंस मेरा क्या हो गया? घट गया। क्या हो गया? घट गया। तो मेरा जो बढ़ा हुआ था तो घटा हुआ था, तो हमको इसको घटा के निकाल देना है। घटा के क्या कर देना है? निकाल देना। मान लो हम चैरिटी में दे रहे हैं, ठीक है, या तो हम चैरिटी में दे रहे हैं या तो हम फ्री सैंपल में दे रहे हैं, तो मेरा परचेस के स्टॉक से ना दे रहे हैं, जो हम परचेस करके जो स्टॉक रखे हैं उसी में से ना दे रहे हैं। तो इसीलिए इस सब चीज़ से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। उसके बाद आता है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले होता क्या? ठीक है, ये थ्योरी में आता है, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, थ्योरी में ये पूछा ही जाएगा, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होता क्या है? एक्चुअल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना कि जो मेरा लोकेशन, मतलब कि जो मान लो कि ये मेरा गोडाउन है, ठीक है, ये गोडाउन तक लाने का जो मेरा खर्चा लगेगा ना, ये गोडाउन का लोकेशन में लाने तक का जो खर्चा लगेगा वो मेरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मतलब कि जिस लोकेशन में मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं जिस मतलब लोकेशन में मेरा काम हो रहा है, वहाँ का जितना भी लाने का जो मेरा खर्चा वो किस पे आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। लाने का जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस हो गया। वेजेस, मान लो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे, गाड़ी में लोड करके मंगा रहे, चावल आटा का गाड़ी बड़ा बड़ा आता है, तो लोग तो मजदूरी करके सब फिर उसको अनलोड करना पड़ेगा ना। कहाँ? मेरा ही लोकेशन में। मेरा लोकेशन में लाने तक का खर्चा, यहाँ से जाएगा तो वो खर्चा किस में आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो फिर वेजेस से पहले माल उतारवाना पड़ेगा, तो मेरा किस में आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होता है? गाड़ी से गाड़ी लाने का भाड़ा, गाड़ी लाने का भाड़ा, कैरेज इनवर्ड। तो लाने का भाड़ा हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं क्या? तो लाने का भाड़ा भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ऑक्ट्रॉय, रॉयल्टी, कस्टम, ये सब क्या है? ये सब एक तरह का टैक्स है। एक तरह क्या है? टैक्स है। जब हम लोग सामान मटेरियल मंगवाते हैं ना बाहर से, तो हमको ड्यूटी वगैरह टैक्स वगैरह देना पड़ता है। तो ये सब लोकेशन पे लाने का खर्चा हो रहा है, भेजाने का खर्चा नहीं बोले, सब लोकेशन में लाने का खर्चा है। गैस, फ्यूल, पावर, इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड किए थे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के अंदर ही जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। या इसमें हम लोग एक और नाम लिखे थे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और एक ठो था डक चार्जेस। क्या? कुछ चीज़ें था जो हम लोग ऐड नहीं किए थे, ठीक है, ये सब हम लोग निकालेंगे। ये सब हम लोग खर्चा सारा ये हो गया। इसका इनकम साइड में अब आते हैं, इसका इनकम साइड में, ठीक है, इतना जो हम प्रोडक्ट बनाने में खर्चा लगा उसमें तो बैठेंगे नहीं, उसको तो हम लोग क्या करेंगे? बेचेंगे, ठीक है। तो बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेरा इनकम है, इसीलिए क्रेडिट साइड में हम लोग इसको दिखा रहे हैं। एक्सपेंस डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड, तो मेरा क्या? ये इनकम है। तो सेल्स हम किस में दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। सेम बात है सेल्स, अगर सेल्स रिटर्न हो जाता है, कुछ रिटर्न कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? घटा के हटा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या है? मेरा एसेट है। क्या है? मेरा एसेट है। पर यहाँ पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में इनकम। ये एसेट है फिर भी आता है, किसी को भी ये लॉजिक पता नहीं रहता है क्यों आता है, ठीक है। एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है? एसेट है, फिर भी ये इनकम में आता है। नॉर्मली हम तुम लोग को बताया डेबिट में हम लोग लगते हैं एक्सपेंस, क्रेडिट में लगते हैं इनकम, पर क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है? एसेट है, फिर भी ये मेरा किस में आता है? इनकम में। रीज़न क्या है? फाइनल अकाउंट ना एक लॉ फॉलो करता है जिसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। क्या नाम है? मैचिंग कंसेप्ट। एक एग्जांपल हम तुमको दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 10 मैंगो का प्राइस है, समझो कितना? 100। कितना है? 100 है। सेल किए कितना? 8। कितना सेल किए? मान लो प्रॉफिट लगा के हम, और मान लो पर रहा है 10, एक तो पर मैंगो प्राइस कितना पड़ जाएगा? 10। तो प्रॉफिट और 5 रुपये लगाते तो 5 8 15 8 कितना हो रहा है? 40। 120। कितना है बेचे? 120।
100 मेरा लगा, मान के चलो खर्चा, 100 मेरा क्या लगा खर्चा, बेचे कितना 120, प्रॉफिट बताओ कितना हुआ 20 हुआ, आंसर रॉन्ग है, 20 नहीं हुआ। तुम कंपेयर कैसे कर सकते हो, 10 का खर्चा है और इनकम 8 ही का है, समझ रहे हो। खर्चा तो हम 8 का नहीं ना रखे हैं, खर्चा कितना का रखे हैं, खर्चा 10 का रखे हैं, आप बेचे 8 ही है, मतलब 10 का खर्चा से माइनस करेंगे, 8 का खर्चा से माइनस करेंगे, 8 का खर्चा से माइनस करेंगे। मतलब कि मान के चलो कि 10 मेरा था, 10 मेरा मैंगो था, जरूरी नहीं 10 बिक्री हो गया, कितना बिक्री हुआ 8, जो 2 बच गए उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो मतलब कि जितना मेरा गुड्स का खर्चा लगा उतना ही बेचने का प्रॉफिट लेंगे, मतलब कि 8 का खर्चा लगा तो प्रॉफिट भी कितना का लेंगे 8 का, 2 क्या करेंगे हटा देंगे, 2 का जो 2 बचे उसका क्या नाम है क्लोजिंग स्टॉक। तो यही हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक बोल के हम लोग इसको क्या करते हैं हटा देते। 2 मेरा किस में आ जाएगा ये। अब सुनो 10 था, तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं 8 का है, 10 का खर्चा है, 8 का मतलब कि प्रॉफिट जोड़ रहे हैं, कैसे करें 8 का जोड़िए, 8 का जोड़ रहे 2 निकाल दिए क्लोजिंग स्टॉक में, 8 ही का जोड़ रहा है, समझ रहे हो। नॉर्मल था 10 का खर्चा, अब प्रॉफिट कितना में जोड़ते हैं 8 गुड का, 8 हाउ कैन यू कंपेयर, मतलब 8 गुड का कॉस्ट 10 गुड्स का कॉस्ट से 8 गुड्स का इनकम हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, 8 का खर्चा से 8 का ना इनकम हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो 8 से 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 2 बिक्री नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 10 से 2 हमको हटाना पड़ेगा। अगर 10 से 2 हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख देते हैं। अब इसको इस साइड से तो इस साइड माइनस होता है ना, ये साइड से तो ये साइड माइनस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली 10 से 2 माइनस हो क्या हो जा रहा है 8। मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि मैच करने के लिए, मतलब कि जितना गुड्स का मेरा खर्चा लगा है उतना ही गुड्स का हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट याद रखना, किसके लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है एसेट, पर मैचिंग कॉन्सेप्ट के वजह से हम लोग क्या करते हैं इसको नॉर्मली क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्योंकि जितना गुड्स का मेरा खर्चा उतना ही हम प्रॉफिट जोड़ेंगे। एक्स्ट्रा गुड मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम हटाना पड़े, तो हटाएंगे कैसे, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख के हटा देंगे। ये मेरा हो गया, इसका कुछ एग्जांपल भी हम लोग का किए थे। मान के चलो इसका कुछ नहीं करना है, इसको ना फॉर्मेट वाइज जो दिया रहेगा, ये जो हम फॉर्मेट जो बनाए ये फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन देख के हम लोग फॉर्मेट में सिर्फ उतार देना। फॉर एग्जाम्पल एक दिया हुआ था फॉर्मेट सब सामने रखना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, कैश इनवर्ट एंड फ्रेट, ठीक है, सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग, फ्रेट भी इसी में आएगा, ठीक है, फ्रेट भी एक लिखना है। कुछ नहीं ऐड हुआ था तो ऐड कर लेना, ठीक है, हम PDF भेज देंगे। हाँ डॉग चार्जेस मतलब कि मान लो कि हम लोग कुछ डग से मांग, जैसे कि हम लोग का डग नहीं है डग यार्ड, तो हम लोग सिप उप से कुछ मंगा रहे हैं, डग यार्ड से कुछ मंगा रहे हैं, तो उसका खर्चा लगता है, तो मंगाने का ना खर्चा हम भेजा थोड़ी रहे हैं। फ्रेट गाड़ी भाड़ा, सेम गाड़ी भाड़ा। मान के चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे मान लो परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है यहाँ जाएगा, तो सेम वही कि ओपनिंग स्टॉक को तो इसको सॉल्व किया ना, हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक जो है हम क्या कर दिए यहाँ लिख दिए, फॉर्मेट के हिसाब से जाना, जो फॉर्मेट में लिखा उसको हम देख के वैसे कर दिए, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कर दिए। उसके बाद क्या है फॉर्मेट में, ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा फॉर्मेट वाइज बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तुम ऊपर नीचे लिखो थोड़ा बहुत चलता है, पर ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा क्या होगा फॉर्मेट वाइज, मतलब पहले ओपनिंग लिखो फिर परचेस लिखो, उसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुमको लिखना है तुम लिख सकते हो। ऐसा कभी नहीं देखो कि ओपनिंग स्टॉक हम लोग नीचे उतार के लिखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो था ऑलवेज फॉर्मेट वाइज बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस तुम ऊपर नीचे करो चलेगा, पर ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा फॉर्मेट वाइज बनाओ। तो ये सब कुछ नहीं किया, ओपनिंग स्टॉक था तो ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे लिख दिए, परचेस था तो फॉर्मेट में परचेस को देख के कॉपी पेस्ट कर दिए, परचेस से क्या माइनस होता है इतना सारा चीज़ माइनस होता है, पर 90% केस में क्या रहेगा सिर्फ परचेस रिटर्न ही दिया रहेगा, जो नहीं जितना आइटम सब लिखे सब दिया रहेगा, कुछ आइटम नहीं भी दिया तो इग्नोर कर देना है। तो सिर्फ परचेस रिटर्न दे, तो परचेस रिटर्न क्या करते हैं माइनस कर दिए परचेस से, ठीक है। कैरिज इनवर्ट मेरे क्या है गाड़ी से लाने का भाड़ा। अब तुम लोग को ना नॉर्मल समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस कैसे है, तुम समझ जाओ कि कैरिज इनवर्ट मतलब कि लाने का भाड़ा, लाने का जितना खर्चा हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं, तुम लोग ऐसे ही समझ जाओ, तुमको फॉर्मेट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लाने का भाड़ा, फ्रेट भी गाड़ी भाड़ा इसी में आएगा। अब लास्ट में हम लोग सेल आता है, सेल क्या है, सेल 50 लाख है तो वो भी हम लोग देख के सेल जैसे फॉर्मेट है कि सिर्फ हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ नहीं, सेल से जो सेल्स रिटर्न दिया वो माइनस कर दिए, उसका जो फिगर आएगा बैलेंसिंग फिगर हम क्या करेंगे लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को भी क्या करेंगे देख के, मतलब कुछ नहीं किया फॉर्मेट देख के हम लोग क्या कर देंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मेट एक कॉपी पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कुछ भी निकलेगा। अगर डेबिट साइड आता है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट साइड आता है तो मेरा ग्रॉस लॉस है।
कुछ नहीं करेंगे, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, डेबिट क्रेडिट साइड में जो हायर अमाउंट है, जो हेवियर अमाउंट है, जो अमाउंट बेसी है, उसको पहले टोटल करेंगे, टोटल करके बोथ साइड में लिख देंगे। तो टोटल देख लेंगे क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो 40 लाख 30 हज़ार, 40 लाख 30 हज़ार दोनों साइड में हम लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड से हम लोग डेबिट साइड का सारा अमाउंट को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है इसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ डिस्कस करके रहने देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना है, हाँ बना हुआ है, नहीं तो बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कहाँ है, ये तो यहाँ पे। ठीक है, सुनो प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसा कि हमारा ट्रेडिंग में सिर्फ गुड्स को सेल करने के लिए क्या मेरा खर्चा, उससे क्या इनकम हो रहा है एक बिजनेस में, सिर्फ उसका हम लोग ट्रेडिंग लेते हैं। गुड्स खरीदा बेची का सिवा और भी इनकम होता है बिजनेस का, और भी खर्चा होता है। गुड्स को छोड़ के और भी क्या इनकम हो सकता है, कमीशन मिला, ठीक है, इंटरेस्ट मिला, ये मेरा इनकम हो सकता है। खर्चा और क्या हो सकता है, किसी को सैलरी देना पड़ रहा है, फिर मेरा रेंट हो गया, तो वेजेस तो वो इसमें आ जाएगा ना, हम लोग तो तुम्हारा ट्रेडिंग में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में तो क्योंकि हम लोग लाने का खर्चा वेजेस है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो और भी एक्सटर्नल खर्चा मेरा आता है। तो ये सब खर्चा मेरा किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। हमेशा याद रखना, लोकेशन तक लाने का जो खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लोकेशन से जो भेजाने का जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सैलरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया, पोस्टिंग हो गया, ये सारा एक्सटर्नल खर्चा जो गुड्स को बेचने से और भी खर्चा लगता है बिजनेस में, तो ये सब खर्चा किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सिर्फ गुड्स से रिलेटेड खर्चा रहा तो किस में आएगा, ट्रेडिंग में। गुड्स को सिर्फ सेल करने जो खर्चा लग रहा है, उसको बेचने जो खर्चा लगा किस में आएगा, ट्रेडिंग में। और उसके अलावा जो बिजनेस में खर्चा होगा, इनकम होगा, किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि गुड्स खरीदा बिजनेस से और भी इनकम हो सकता है, और भी खर्चा हो सकता है, सैलरी, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ये सब का भी तो खर्चा होता है ना एक बिजनेस में ना। कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो इंटरेस्ट मिला, तो ये सब भी तो एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है ना। मतलब गुड्स सोल्ड करने के अलावा भी और खर्चा इनकम हो सकता है, तो वो सब किस में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमको क्या मिलता है, क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारा मेरा एक्सपेंसेस आ गया, ये मेरा इनडायरेक्ट है। क्या है मेरा, ये सब गोडाउन तक में लाने का खर्चा नहीं है। ठीक है, सैलरी में लाने का खर्चा नहीं, ऑफिस में ऑलरेडी जॉब करता है, ऑफिस में देते हैं, नॉर्मली ऑफिस का खर्चा रहता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो खर्चा हो मेरा किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब कमीशन ऑन सेल, ये सब का क्या खर्चा है, गोडाउन से भेजाने का खर्चा। क्या, गोडाउन से माल भेजाने का। कमीशन दे रहे, सेल कोई कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट ले जाके बाहर में सेल कर रहा है, लाने का नहीं, सेल मेरा ही पास लेके नहीं आ रहा, सेल बाहर जा रहा है लेके, तो उसका कमीशन का मेरा खर्चा। एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बाहर भेजा, सब ये सब बाहर जा रहा है, मतलब गोडाउन से बाहर का जो खर्चा। एडवर्टीजमेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड लाने का खर्चा था। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे, तब से टीवी ऑफ है, वही हम सोचे क्या हो गया। ठीक है, तो कमीशन ऑन सेल, एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड मेरा ट्रेडिंग में जाता है, कैरेज आउटवर्ड मेरा किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। इनवर्ड इसलिए जाता है ना क्योंकि गाड़ी लाने का भाड़ा है, जितना भी लाने का खर्चा होता है हम लोग ट्रेडिंग में लेते हैं। कैरेज आउटवर्ड गाड़ी से भेजाने का भाड़ा, जितना भी बाहर भेजाने का भाड़ा रहता है हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। ट्रेडिंग में लाने का खर्चा और प्रॉफिट एंड लॉस में भेजाने का खर्चा, इसीलिए इसमें आता है। फ्री सैंपल, ठीक है, ये भी आ गया। डिप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट रहा तो उसमें भी माइनस कर सकते हो, तो परचेज से भी माइनस कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखा सकते हो। हाँ वही तो बोले, उसमें भी दिखा सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन जैसे कि हम बताया एक तरह का लॉस है। कोई प्रॉपर्टी मेरा एसेट, उसका वैल्यू हर साल पर साल सेकेंड हैंड होने की वजह से घटते जाता है, तो मेरा लॉस है, तो लॉस भी मेरा किस में आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, अब मान लो कि मेरा तो गुड्स का खरीदा बेची में तो नहीं ना आ रहा है, कि गोल्ड का कॉस्ट में तो ये खर्चा नहीं आ रहा है, डिप्रिसिएशन मेरा दूसरा खर्चा है, तो एक्सटर्नल खर्चा किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, हम लोग देखते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इन्वेस्टमेंट हो गया एसेट, नहीं इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट हम इसमें दे रहे हैं, इंटरेस्ट इसमें हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन किसी में ले, इंटरेस्ट के साथ ऑन कुछ भी रहेगा, मेरा क्या है, हम इंटरेस्ट खर्चा है, मेरा क्या है, ले खर्चा है। बैड डेब्ट एक काइंड ऑफ लॉस है,
किसी डेटर को हम क्या किए, मान लो उधार में सामान बेचे, वो मेरा पैसा मान लिया, नहीं दिया, डुबा दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो ये मैं लॉस इसीलिए, और एनी काइंड ऑफ लॉस किसी में आएगा, इसी में आएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। इससे जो ग्रॉस प्रॉफिट किसका लिखते हैं हम लोग पहले, ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को मिलता है, हम बोले ना ट्रांसफर किस में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेरा ये आया था ना, ये मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इसमें लिख भी दिया ट्रेडिंग अकाउंट का है, किसका है, ट्रेडिंग अकाउंट का है। अदर इनकम और क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमको क्या मिला है, रिसीव किए, क्या किए हैं, रिसीव किए, डिस्काउंट रिसीव किए, प्रॉफिट हुआ है, बैड डेट का मैं रिकवरी हो गया, मतलब कि जो मेरा पैसा मारा था ना वो हमको रिकवर हो गया, मिल गया। तो जब मारा था तो लॉस था, मिल गया तो फिर प्रॉफिट है मेरे लिए, इनकम है। रेंट मिला, नॉर्मल देखना ना, नॉर्मल रिसीव वर्ड यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, कमीशन रिसीव। ये रिसीव का मतलब क्या, मिला है, दिए नहीं है। रिसीव का मतलब क्या है, मिला है। तो ये सारा मेरा किस में आएगा, इनकम में। जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, फॉर्मेट देके क्वेश्चन छापते हो, ऐसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग सेम करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जो जहाँ जाएगा उसको क्या कर देंगे, सिर्फ छाप देंगे। ये सही क्वेश्चन है, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का कहाँ है, ये जैसे सैलरी है, रेंट है, स्टेशनरी है, पोस्टिंग है, कैरेज आउटवर्ड, ये सारा मेरा किस में जाएगा, एक्सपेंस है, सारा मेरा किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा, सारा मेरा एक्सपेंस है। मान लो अगर नॉर्मली तुम लोग फॉर्मेट याद भी नहीं रहता ना, तो याद रखना, डेबिट साइड में सारा एक्सपेंस लिखेंगे, क्रेडिट साइड में सारा इनकम लिखेंगे। क्रेडिट तो तुमको आराम से याद रहेगा, ट्रेडिंग में सिर्फ 2 ही आइटम जाता है। क्वेश्चन अब ये है कि सर ट्रेडिंग का भी क्रेडिट में इनकम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्रेडिट में इनकम आता है, ट्रेडिंग का भी डेबिट में एक्सपेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट में एक्सपेंस आता है, किस में लिखना है, ठीक है। तो सुनो, क्रेडिट साइड का तो पहले बहुत ईजी है, ट्रेडिंग में सिर्फ 2 ही चीज़ नॉर्मली आएगा, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली आएगा। अब बाकी जितना इनकम 2 याद कर लो, इस छोड़ के जो इनकम आएगा इसमें ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और ट्रेडिंग का जो है ना, नॉर्मली ट्रेडिंग में जो लाने का जो खर्चा है वो लिखना है, उसके बाद का जो खर्चा क्या करना है उसी में लिखना है। नॉर्मली देखो 2 चीज़ ज़्यादातर देगा ट्रेडिंग का, 2 ही चीज़ आइटम ज़्यादा देगा, एक तो कैरेज इनवर्ड, एक तो वेजेस, अब बाकी जो है तुम्हारा किस में लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब 30% ही एक्सपेंस देखना, कुछ जो है ट्रेडिंग में आता है, 70% किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल चीज़ तो पहले ये याद रखना है, डेबिट में एक्सपेंस लिखना है, क्रेडिट में हमको क्या लिखना है, इनकम लिखना है। ये अगर हम सॉल्व करते हैं, अच्छा डिस्काउंट रिसीव एंड रेंट रिसीव मेरे क्या इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है ना, रिसीव कर रहे हैं, दे नहीं रहे, तो ये मैं किस में जाए, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड, हाँ चलो ठीक है। तो ये इससे करके ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी मेरा खत्म हो गया, ठीक है। आज इतना ही रखे क्या, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट का सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, उसका बनाते नहीं है, सुनो सिर्फ फॉर्मेट सुनो। बैलेंस शीट जैसा कि हम तुम लोगों को पता है अकाउंट्स नहीं है, कभी भी कोई पूछे तो बोलना अकाउंट्स नहीं है, क्या ये मेरा स्टेटमेंट है। एमसीक्यू आता ही आता है कि ये क्या है, मेरा स्टेटमेंट है, जहाँ हम एक साइड क्या लिखते हैं लायबिलिटी, एक साइड क्या लिखते हैं एसेट। इसमें डेबिट और क्रेडिट मत लिखना बाबा, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं जो डेबिट क्रेडिट लिखोगे। तो लायबिलिटी क्या है, कैपिटल, जैसे तुम लोग को पता है मेरे लिए पूंजी है, मेरे क्या है पूंजी है, बिजनेस को पूंजी जो कैपिटल लेते हैं ना, इन्वेस्टमेंट हमको फ्यूचर में उसको देना पड़ता है, इसलिए मैं क्या रहता है लायबिलिटी है। कैपिटल से हम लोग जो नेट प्रॉफिट जो निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर कुछ क्वेश्चन में ड्राइंग्स हो, क्या होगा ड्राइंग्स, उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे। अब लायबिलिटी जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि लोन मेरे क्या है लायबिलिटी है। अगर किसी से हम लोन लेते हैं तो मेरे लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कर्जा, अगर किसी से हम लोन लेते हैं तो मेरे क्या है लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स, किसी अगर उधार में सामान खरीदते हैं तो वो भी मेरे कर्जा हमको चुकाना पड़ेगा। बिल्स पेबल कुछ नहीं है, क्रेडिटर का दूसरा नाम है, बस फर्क केस में क्या हो जाएगा, बिल इशू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा खर्चा जो चुकाना अभी बाकी है, तो बाकी है तो मेरे लिए क्या हो गया कर्जा, ये तो ये भी लायबिलिटी में आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कैसे लायबिलिटी है, बैंक में जितना पैसा है ना उससे एक्सेस निकालिए। मान लो मेरा बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया, हम कितना निकालिए 1.5 लाख, 50 तक जो हम एक्सेस निकाले मेरे क्या है कर्जा, हमको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। प्री रिसीव इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, हम कहीं जॉब करें 3 महीना का सैलरी हमको एडवांस मिल गया, तो 3 महीना का हमको कर्ज, उसको सैलरी का 3 महीना का हमको जॉब चुकाना पड़ेगा। फ्यूचर में मेरे क्या एक कर्जा है, हमको इसका कर्जा मेरे चिंता कि हमको फ्यूचर में इसका सर्विस 3 महीना का देना पड़ेगा, तो मैं लायबिलिटी में आ गया। एसेट में क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग, एसेट ऐसा चीज़ होता है जिसको हम आज भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। डेटर्स मतलब क्या हो गया, जिसको हम उधार में बेचते हैं, जिसको हम उधार में, अगर हम उसको उधार में बेचे तो उसको फ्यूचर में हम पैसा लेंगे, तो जो चीज़ हमको फ्यूचर में बेनिफिट हो मेरे क्या है
एसेट है, तो डेटर भी मेरा एसेट में आ गया। बिल रिसीवर कुछ नहीं है, डेटर का दूसरा नाम है, बस इसमें क्या है कि हम बिल इशू कर देते हैं। क्या मतलब कि मेरे से कुछ उधार में गिरा फ़ोन, तो हम उसका फ़ोन का बिल इसको इशू कर दे, कितना तुम उधार में लियो। बैंक में मेरा पैसा चाहे मेरा कैश में पैसा, मैं लिया एसेट है, हम आज भी यूज़ कर सकते हैं बैंक कैश का पैसा, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, कहीं भी इन्वेस्टमेंट का तुमको फ्यूचर में बेनिफिट मिला, संग संग नहीं मिलता है। अगर ऐसा तो होता तो सुबह को हम पूरा इन्वेस्टमेंट करते चलते, शाम को पैसा लेते हुए आते, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंशन मतलब ऐसा खर्चा जो कि हम एडवांस में कर दें, ऐसा खर्चा जो हम एडवांस में, मतलब 3 महीने का इसको सैलरी हम एडवांस में दिए, तो 3 महीने का हम इससे बेनिफिट उठाएंगे, 3 महीने का सर्विस लेंगे, तो फ्यूचर में हमको ये 3 महीने का बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में कोई भी चीज़ हमको बेनिफिट दे वो मेरा क्या है, एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा एसेट है ही है, इधर तो कुछ लॉजिक है नहीं, एसेट नहीं इनकम है, एसेट है ही है, वहाँ पर भी हम बता दिए थे, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या आएगा, ये भी मेरा क्या है, एसेट में, ठीक है। आज हम लोग तीनों फॉर्मेट डिस्कस कर लिए। कल क्या करेंगे, जो अलग अलग फॉर्मेट बात हम लोग सीखे ना, ट्रेडिंग का अलग, पीएल का अलग, बैलेंस शीट अलग, ये तीनों जो कंबाइंड बनाना पड़ेगा, तो हम लोग कंबाइंड सीखेंगे। एक तो विदाउट एडजस्टमेंट सीखेंगे, जब एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तब कैसे कंबाइंड करना है, मतलब कि एक साथ बनाना था ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, क्वेश्चन दे देगा, हम लोग एक साथ तीनों को क्या करना है, पोस्ट करते जाना, जो जहाँ जाएगा। मतलब जो हम लोग अलग अलग करते थे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को, हम लोग क्या करना है, एक साथ करना है। पहले हम विदाउट एडजस्टमेंट सिखाएंगे, उसके बाद विद एडजस्टमेंट सिखाएंगे। तो कल का क्लास में हो सकता है तो दोनों सम्स में हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बंद कर दो फलक, 45 मिनट में इतना वक्त दिए।